नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 में स्वागत है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है और आज हम बात करेंगे इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र हुआ और बात करेंगे चीन पर 100% जो है टैरिफ लगा दिया है ट्रंप सरकार ने। और जो आगे नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, इनके जो टैक्स लगाया गया है वो किस देश के द्वारा लगाया गया है। अमेरिका ने किस देश से आयात वस्तुओं पर 100% टैरिफ या शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है, तो वो देश है चीन। अमेरिका ने यानी कि ट्रंप सरकार ने जो है चीन से आयातित वस्तुओं पर टैक्स जो है बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आने वाले जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य हाईटेक उत्पादकों पर आयात शुल्क यानी कि 100% लगाने की घोषणा कर दी है। इनका उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार के निर्णय से जो उद्देश्य होता है चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना इनका उद्देश्य है और अमेरिकी जो घरेलू तकनीकी उद्योगों की रक्षा करना भी इसका एक दायित्व होता है। इस तरह का टैरिफ लगाने से इस टैरिफ का अधिकार जो है, ये कर लगाने का, जो शुल्क लगाने का जो इन्हें अधिकार है, इन्हें मिला हुआ है, सभी देश को मिला हुआ है। भारत भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा 2025 में लिया गया है। किसी वस्तु पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल, ये अधिकार जो है सभी देश को अधिकार है। जो किसी देश को यह अधिकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के द्वारा दिया जाता है और उसकी जो संप्रभुता है से मिलता है। किसी भी देश की संप्रभुता ये अधिकार देती है कि वो किसी वस्तु पर टैरिफ लगा सकता है, यानी कि वस्तु पर जो है कर सीमा जो है वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। हर देश को अपनी सीमा शुल्क और आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी तय करने का एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार होता है। भारत को भी ये अधिकार है। संप्रभुता का अधिकार का मतलब है कि हर स्वतंत्र देश को यह अधिकार होता है कि वह अपनी व्यापार नीति, कर व्यवस्था, सीमा शुल्क स्वयं यानी कि अपनी इच्छा से निर्धारित कर सके। ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है। या कोई देश तय कर सकता है, क्या कर सकता है, यदि कोई वस्तु कितने प्रतिशत टैक्स पर आयात की जाएगी, ये तय करना उस देश की संप्रभुता है। इसी के तहत अमेरिका, भारत या चीन या यूरोपीय संघ के आदि जो देश हैं किसी भी वस्तु पर 100% या इससे अधिक टैरिफ लगा सकते हैं। ये इन्हें जो भूमिका मिली है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है। हालांकि देश जो है स्वतंत्र है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन कुछ नियम के तहत जो नियम है वो तय करता है ताकि देश मनमानी ढंग से टैरिफ न बढ़ाए। फिर भी ये अधिकार है, लेकिन कुछ सीमाओं में ये बंधे हुए हैं। और वो सीमाएं जो हैं, क्या सीमाएं में बंधे हुए हैं, यानी कि WTO के समझौते के तहत जो गेट 1900 यानी कि 1994 में एक जो है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसके तहत हर सदस्य देश को सुनिश्चित करना होता है कि वह टैरिफ को तय सीमा से ज्यादा ना बढ़ा पाए। और जो है यदि कोई देश 100% या इससे अधिक टैरिफ लगाता है तो उसे WTO को सूचित करना पड़ता है। ये व्यवस्था, ये नियम लगाए गए हैं। अगर कोई देश जो है किसी देश पर 100% या इससे अधिक टैरिफ लगाता है तो उसे WTO को सूचित करना पड़ेगा। या विशेष परिस्थितियां, जैसे क्या विशेष परिस्थितियां हुई वो भी बतानी पड़ती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ाया या अनुचित व्यापार के लिए आदि, ऐसा हम कर सकते हैं।
फिर देखते हैं राष्ट्रीय कानून से अधिकार है। राष्ट्रीय कानून से क्या अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि प्रत्येक देश के अपने कानून भी होते हैं जो अधिकार देते हैं कि वे टैरिफ लगा सकते हैं। तो अमेरिका को जो अधिकार मिला हुआ है, राष्ट्रीय कानून अधिकार मिला हुआ है, ट्रेड एक्ट 1974 और जो सेक्शन 301 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनमें ये अधिकार रखते हैं कि यदि कोई देश अमेरिका व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर 100% या इससे अधिक भी वे टैरिफ लगा सकते हैं। तो किसके तहत लगा सकते हैं, उन्हें शक्ति दी गई है ट्रेड एक्ट 1974 और सेक्शन 301 में के तहत ये उन्हें अधिकार मिला हुआ है। क्या ये अधिकार भारत को भी मिला हुआ है क्या, तो भारत को भी ये अधिकार मिला हुआ है। कस्टम एक्ट जो है 1962 और जो है फॉरेन ट्रेड जो है ये एक्ट 1992 के तहत मिला हुआ है। भारत को यह अधिकार है कि वह किसी वस्तु पर आयात शुल्क तय करे, कभी कभी 100% या उससे ज्यादा फी ये से लगा सकता है। क्या ये किसी वस्तु पर लगाया गया है क्या भारत के द्वारा, बिल्कुल। ये टैरिफ लगाने के जो सामान्य कारण होते हैं, क्या सामान्य कारण है, यानी कि भारत ने जो टैरिफ लगाया है चीनी पर तो अब भी 100% के आसपास टैरिफ लगा हुआ है, और गेहूं पर कभी कभी लगता है, गेहूं पर फिलहाल 50% लगभग जो है टैरिफ लगा हुआ है। टैरिफ लगाने के सामान्य कारण क्या होते हैं कि देश के जो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना, जो हमारे देश में घरेलू उद्योग हैं उनकी रक्षा करना, ये उसका सामान्य कारण होता है। यदि हम टैरिफ ना लगाए तो वही माल, वही तकनीकी का जो माल है दूसरे देश हमारे देश में लाकर बेचेंगे, कम कीमत पर बेचेंगे, तो हमारी जो है घरेलू उद्योगों को उससे नुकसान होगा। तो उसे बचाने के लिए तो हम टैरिफ लगाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय सुरक्षा है, राजनीतिक और आर्थिक दबाव की वजह से भी ये जो है लगता है, और दूसरे देशों की अनुचित व्यापार नीति का जवाब भी इसी के माध्यम से दिया जाता है। अब देखते हैं कि रेयर अर्थ का क्या होता है, कि सब चला है कि जिस पर टैरिफ लगाया गया है। तो ये जो रेयर का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्व से मतलब है ये 17 जो है रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, और तकनीकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम पाए जाते हैं लेकिन तकनीकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें रेयर अर्थ में इन्हें रखा गया है। इनके तत्वों की संख्या जो है 17 है, इन्हें 2 समूह में रखा गया है। पहले समूह की बात करें, इसमें 15 तत्व है, लैथिनाइट श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसमें 15 तत्व हैं। 15 तत्व कौन कौन से है, लैथिनम है, सीरियम है, प्रेसियोडाइमियम और नियोडाइमियम है, प्रोमेथियम, और छठा जो है समैरियम, यूरोपियम, नेक्स्ट है गैडोलियम, टर्बियम, डिस्ट्रोबियम और होल्मियम, और एक है एर्बियम, थोलियम, ट्रीबियम, और ये 15वां है ल्यूटेशियम। तो ये 15 हैं, और 2 और हैं, 2 कौन से भी हैं, 2 और तत्व हैं, स्केडियम और ट्रीटियम। रेयर का मतलब इनका प्रयोग कहां कहां होता है, जो ये तत्व है इनका प्रयोग तत्व जो होता है आधुनिक तकनीकी में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो रेयर ये तत्व है 17, इनका जो ये तत्व आधुनिक तकनीकी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उपयोग कहां कहां होता है इनका, बैटरी और मैग्नेट बनाने में होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बैटरी की आवश्यकता होती है, और मोबाइल या फिर लैपटॉप। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है स्क्रीन, हार्ड डिस्क या कैमरा, और ऊर्जा में भी इसका प्रयोग होता है। ऊर्जा से मतलब है पवन टरबाइन, सोलर पैनल इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है इन तत्वों का। और रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मिसाइल या रडार या जेट इंजन में इनका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में भी इनका प्रयोग किया जाता है, रेयर इनका तत्वों का। एक्सरे या एमआरआई मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है इन तत्वों का। तो इस प्रकार से ये तत्व जो हैं अति उपयोगी हैं। उत्पादन और भंडार की बात करें तो चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। लगभग ये मान लो कि 60 से 70% उत्पादक इनका चीन में होता है। अन्य देश जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ब्राजील में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में इन्हें का उत्पादन यहाँ पर होता है।
ये दुर्लभ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका जो है खनन बहुत ही कठिन है, महंगा है, इसलिए नहीं कि पृथ्वी में बिल्कुल नहीं है कम मात्रा में है, लेकिन इनका खनन है वो जटिल है और ये महंगा है। आधुनिक हर तकनीकी में इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ये रणनीति रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई के WHO क्षेत्रीय समिति का जो 78वां सत्र कहां शुरू हुआ? कोलंबो श्रीलंका में हुआ। कोलंबो श्रीलंका में सत्र हुआ। विश्व व्यापार संगठन WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति का 78वां सत्र हाल ही में कोलंबो यानी कि श्रीलंका में आरंभ हुआ। इस सत्र में क्षेत्रीय देशों के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी नियंत्रण और सतत स्वास्थ्य विकास पर चर्चा की है। अब देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसमें जो कुल देश हैं 194 सदस्य इसके देश हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNA के भी सदस्य हैं। इसके अलावा भी 2 विशेष पर्यवेक्षक सदस्य हैं, पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में कुल 194 तो देश है और 2 जो हैं ये 2 देश जो हैं विशेष पर्यवेक्षक सदस्य हैं। वे 2 पर्यवेक्षक सदस्य जो हैं पैलेस्टाइन, यह संयुक्त राष्ट्र में नॉन मेंबर ऑब्जर्व स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। WHO में यह स्वास्थ्य नीति और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं, लेकिन मतदान का इन्हें अधिकार नहीं है, तो वोटिंग राइट इन्हें नहीं दिया गया। वेटिकन सिटी से मतलब है यह है कैथोलिक चर्चा का एक धार्मिक केंद्र और एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है और WHO में इसका दर्जा भी एक ऑब्जर्वर स्टेट का है, ऑब्जर्वर स्टेट का ही है और यह नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विषयों पर सलाह देता है। फिर देखते हैं WHO 6 क्षेत्रीय समूह में कार्य करता है। WHO ने दुनिया को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम क्षेत्र अनुसार लागू हो सके। तो कौन कौन सी 6 क्षेत्र हैं? अफ्रीका क्षेत्र है, अमेरिका क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशियाई, भारत भी इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल है, भारत इसमें शामिल है, दक्षिण पूर्वी एशियाई में शामिल है भारत। और फिर है यूरोपीय देशसंघ, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। भारत का संबंध, भारत WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का सदस्य है, जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? इसका नई दिल्ली में स्थित है क्षेत्रीय मुख्यालय। हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निर्देशक जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? वह है सोनाली सेनगुप्ता। सोनाली सेनगुप्ता को किया गया है। सोनाली सेनगुप्ता को। संजय कुमार हंसदा को भी हाल ही में ED नियुक्त किया गया। क्या किया गया? इसका ED नियुक्त किया गया है। किसे? संजय कुमार हंसदा को। अब RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है और यह भारत की मौद्रिक नीति बनाता है और उसे नियंत्रित करना किसका कार्य है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण से मतलब है यानी यह सरकार के नियंत्रण में आ गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है और जो उसका मुख्य कार्य होता है RBI का जो मुख्य कार्य है वो है
मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना, कौन कौन सी मुद्रा जारी करना कार्य है? 5 रुपए का नोट है, 10 का, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 के नोट आरबीआई के द्वारा जारी करता है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नोटों पर जो हम गांधी जी की तस्वीर देखते हैं, ये कब से प्रचलन में आई? ये पहली बार जो आई 1996 में। 1996 में पहली बार ये लगाई गई थी और इसे महात्मा गांधी श्रृंखला के नाम से जाना गया। लेकिन जो 2016 में एक नई श्रृंखला आई जिसे क्या कहा गया? महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नाम से उसे जाना गया। इस श्रृंखला में नए रंग, आकार या सुरक्षा फीचर भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जो ये नोट आए हैं, इन पे जो पीछे की आकृति है वो किस किस की बनाई गई है। जो तो 5 रुपए में रथ मंदिर है, 5 रुपए में जो आकृति बनी हुई है। 10 रुपए में सांची का स्तूप है और 20 रुपए के नोट में जो तस्वीर किसकी है? एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा की तस्वीर है। और वहीं 50 रुपए में क्या है? 50 रुपए पर किसकी तस्वीर है? 50 रुपए पर है हम्पी का पत्थर रथ है। और जो 100 रुपए पर है वो है रानी का वाव। और वहीं 200 रुपए पर है सांची के स्तूप और 500 रुपए पर है लाल किला। और वहीं 2000 पर है मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों का बैंक है। सभी सरकारी और निजी बैंक आरबीआई के अधीन काम करते हैं। किसके अधीन काम करते हैं? आरबीआई के अधीन ये काम करते हैं। मौद्रिक नीति बनाना तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा प्रवाहित हो। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर आदि नियंत्रित करना इसका कार्य है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट क्या होती है? जब बैंक यानी कि आरबीआई से पैसा उधार लेता है, जब कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उससे ब्याज जो लेती है, ब्याज दर पर पैसा लेती है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। कभी ये बढ़ाया जाता है तो कभी ये घटाया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट अगर घटे तो बैंक सस्ता कर्ज देंगे और रेपो रेट अगर बढ़े तो लोन जो होगा, बैंक जिससे हम लोन लेते हैं वो लोन जो होगा उसकी दर जो होगी वो महंगी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर माने तो जैसे रेपो रेट जो दर है 6.5% रखा गया तो बैंक को आरबीआई से पैसा 6.5% पर मिलेगा। यानी कि अब कह रहा है जो पैसा उधार लिया गया है उस पर रेपो रेट लगा दी गई है आरबीआई के द्वारा 6.5। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है तो आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यह भी समय समय पर घटाई बढ़ाई जाती है। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखेगा। कहने का मतलब यह है कि रिवर्स रेपो रेट अगर अधिक है तो बैंक जो है ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा, क्योंकि वहां से उससे अच्छा खासा पैसा मिलेगा और बाजार में लोन कम कर देगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो जाए तो बैंक क्या करता है? इनके मार्केट में लोन ज्यादा बांटता है। सीआरआर से मतलब है कैश रिजर्व रेशो। बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसे कहते हैं कैश रिवर्स रेशो। तो कैश रिवर्स रेशो ये है, मतलब ये है, अगर सीआरआर का मतलब है रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो 4.5% है तो हर 100 रुपए में से अगर 100 रुपए उसके पास भंडार है तो 4.5 रुपए आरबीआई के पास जमा के तौर पर उसे रखेगा।
सीआरआर से अगर बढ़ी तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा होगा। कहने का मतलब है अगर ये दर बढ़ा दी कि भाई इतना दर है, सपोज करो 8-10% कर दी, तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा। अगर 100 रुपए का उसके पास बजट है तो 10 रुपए जमा करेगा, बाकी कम पैसा रहेगा तो कम बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा होगा। और कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा कब होगा? जब ये रेशो घटेगा। जब ये रेशो घटेगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा कर्ज देने के लिए। फिर देखते हैं SLR से मतलब है वह प्रतिशत है जो बैंक को अपनी जमा राशि का सोना, सरकारी बॉन्ड या नकद के रूप में रखना होता है। कहने का मतलब यह है जब RBI तय करता है ताकि बैंक सुरक्षित रहे और मजबूत ज्यादा कर्ज न बांटे, तो बहुत ज्यादा कर्ज न बांटे, तो इस प्रकार से जो रखता है। अगर ये बढ़े, SLR अगर बढ़े तो बैंकों के पास लोन देने को कम पैसा होगा। अगर घटे तो बैंक ज्यादा लोन दे सकेगा। सरकारी बैंक से मतलब है बैंकर टू द गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य सरकार के खातों का संचालन कौन करता है? वो भी RBI के द्वारा ही होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध कौन करता है? प्रबंधन कौन है? RBI है। RBI भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी संभालता है। और RBI क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी इसका कार्य है। और RBI को यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग प्रणाली स्थिर और सुनिश्चित रहे। हाल ही में जो 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर इसका है नई दिल्ली, भारत में। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? उनका नाम है स्मृति मंधाना। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी AI एवं तकनीकी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल कहाँ शुरू की गई? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो जो दिया गया है जोएल मोकियर, फिलिप एग्रियोन और पीटर होविट को दिया गया। तीनों को इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आ जाओ सर जी। जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव कल्याण उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना जो की गई थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल क्या है? यह स्वीडिश के एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वैज्ञानिक, रसायनज्ञ और डायनामाइट के आविष्कारक थे। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी वसीयत में यह लिखा है, क्या लिखा था इन्होंने अपनी वसीयत में, कि मेरी संपत्ति से हर वर्ष उन लोगों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान दे रहे हो। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जो वसीयत लिखी गई थी 1895 में वसीयत लिखी गई थी और पहली बार जो प्रदान किया गया था वो नोबेल पुरस्कार 1901 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है,
और ये और कहाँ पे दिया जाता है? शरीर विज्ञान, चिकित्सक और साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, और ये दिया जाता है अर्थशास्त्र में इसे दिया जाता है। अर्थशास्त्र वाला जो पुरस्कार है बाद में देना शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1969 में शुरू किया गया था, जिसे 8 साल बाद। नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह सबसे लोकप्रिय पुरस्कार है। इससे उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया गया है जिन्होंने विश्व शांति, मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान दिया हो। यह ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। भारत से जुड़े नोबेल विजेता, जो भारत से जुड़े हुए हैं नोबेल विजेता, वे रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में मिला। कब मिला था इन्हें? 1913 ईस्वी में दिया गया था। वहीं सीवी रमन को मिला भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला, और हरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला 1968 में। और वहीं मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 1979 में मिला। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में मिला 1980 में इन्हें ये प्राइज मिला था। और कैलाश सत्यार्थ को मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला ये पुरस्कार। अब संक्षेप में अगर याद करना हो वनडे एग्जाम की तरह से, तो शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में। संस्थापक कौन है इसके? अल्फ्रेड नोबेल है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 के 6 के नाम याद रखने चाहिए। सबसे प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार है, और भारत से कुल 6 विजेता इसमें रहे हैं। अब देखते हैं, इजराइल हाल ही में किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात कर रहा है या देगा? इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। इजराइल ने घोषणा की कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में बंदियों की रिहाई और युद्ध विराम को मध्यस्थता करने में उनकी भूमिका रही, और इस वजह से जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगा। हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो भारतीय थल सेना नई दिल्ली में कर रही है। भारतीय सरकार ने घोषणा की है कि भारत की थल सेना 14 से 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में UNTCC की मेजबानी करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पैट्रिक हरमियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पैट्रिक हरमिनी ने, यह है फिजी देश के थे, सॉरी ये हैं सेशेल्स के। ऑप्शन नंबर इसका बी है, यानी कि पैट्रिक हरमिनी जो है कहां से चुनाव जीता? सेशेल्स से। पैट्रिक हरमिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति के पद के लिए हुए रन ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। मुझे विश्वसनीय स्रोत में ऐसा कोई हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के 5 तटवर्ती इलाके हैं जिन्हें ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समुद्र तटीय है, मरीना, नौका डाक और सतत नौकायन पर्यटन ऑपरेटरों को दी जाती है। यह प्रमाणन उन तटों को दिया जाता है जो निम्नलिखित मानदंड को पूरा कर लेते हैं। कैसे मानदंड? पहला मानदंड है जल गुणवत्ता, तट के पानी का स्तर स्वच्छ हो और सुरक्षित होना चाहिए। एक मापदंड यह है कि पर्यावरण प्रबंधन
कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, परिसर, पारिस्थितिकी संतुलन आदि। और फिर है सुरक्षा एवं सेवाएं, लाइफ गार्ड, आपातकालीन सेवा, बाथरूम सुविधा, सुरक्षित प्रवेश आदि। और शिक्षा एवं जानकारी से मतलब है शिक्षा एवं जानकारी से मतलब है पर्यावरण संरक्षण की जानकारी, साइनेज बोर्ड, जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि। महाराष्ट्र के उन 5 समुद्र तटों के नाम जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग मानक दिया गया है, वे 5 तट हैं: श्रीवर्धन, नागांव, पर्णका, ग्वाहर और लाडघर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति युखुरेलसुक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे? वे हैं, किस देश से हैं? मंगोलिया से हैं। ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया से हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनाखुरेलसुक में भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे और उनकी यह यात्रा भारतीय मंगोल के द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए उद्देश्य हुई, जिसमें ऊर्जा, संस्कृति, रक्षा, सहयोग और बौद्धिक संबंधों की इसमें व्यवस्था की गई। हाल ही में कौन सा देश IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नवीनतम सदस्य बना है? उसका नाम है आर्मेनिया है। हाल ही में आर्मेनिया को IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्करण संघ का नवीनतम सदस्य बनाया गया है। IUCN का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देना है। आर्मेनिया की सदस्यता से काकेशस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। हाल ही में भारत में अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक एक दुर्लभ घातक मस्तिष्क संक्रामक की पुष्टि कहाँ की गई? ये केरल राज्य में की गई है। केरल राज्य में हाल ही में केरल में जो है अमीबिक इंसेफेलाइटिस या ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के मामले में सामने आया है। यह संक्रमण जो है नामक सूक्ष्मजीव अमीबा के कारण होता है और जो गर्म और दूषित पानी के संपर्क से शरीर में प्रवेश कर लेता है। यह संक्रामक बहुत ही दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक होता है, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है।